12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अत्याधुनिक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर पर आधारित थी, उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यह एक ऐसा हादसा है जिसने न सिर्फ 248 यात्रियों की जान को खतरे में डाला, उनकी जान चली गई, बल्कि विमानन तकनीकी की विश्वसनीयता पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। इस वाइड बॉडी लॉन्ग हॉल जेट को विशेष रूप से ईंधन की 25% बचत, कार्बन फाइबर कंपोजिट संरचना और उच्च तकनीकी दक्षता के लिए डिजाइन किया गया था। इसके पास 13,530 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता, साथ ही साथ इसमें GEnx-1B या ट्रेंट 1000 जैसे शक्तिशाली इंजन लगे हुए थे। इसके बावजूद यह पहली बार है जबकि AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ और साथ में इसके जान माल की हानि भी हुई है। अब लेकिन इसने एक सवाल सामने खड़ा कर दिया कि इसमें जो तकनीकी शिकायतें पहले भी आई थी उसमें कभी जान माल की हानि नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार जान माल की हानि के बाद, इस दुखद दुर्घटना के बाद जो विमानन उद्योग है उसको एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या तकनीकी उन्नति सुरक्षा के समानांतर चल पा रही है या नहीं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि IAS के आज न्यूज श्रृंखला में इसी से संबंधित एक विशेष पहलू पर हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे ब्लैक बॉक्स पर, जब एक बार दुर्घटना के बाद फिर से इसकी चर्चा हो रही है। वास्तव में ब्लैक बॉक्स का इतिहास क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और क्यों कभी भी जब विमानन दुर्घटना होती है तो ब्लैक बॉक्स की चर्चा होती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ब्लैक बॉक्स क्या है और इतना ये जरूरी क्यों हो जाता है। तो दरअसल खबर ये है कि 12 जून 2025 को एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। एयर इंडिया की फ्लाइट होती है AI-171, ये दुर्घटनाग्रस्त होती है। ये मात्र अभी कुछ ही मीटर ऊपर गई थी हवा में, कुछ ही फीट ऊपर गई थी हवा में, लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी, लेकिन अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर के इलाके में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि 242 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। अब ऐसे में इसका जो ब्लैक बॉक्स होता है उसकी चर्चा प्रासंगिक होती है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका क्या रोल है, ये जानने में कि इस दुर्घटना का मूल कारण क्या था, इन सभी पहलुओं को समझेंगे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो विमान है ये काफी अच्छा और उन्नत विमान माना जाता है। इसके 3 वेरिएंट होते हैं, 787-8, 787-9, 787-10, जिसका कि दुर्घटनाग्रस्त जो विमान था इसी का एक वेरिएंट 787-8 मॉडल था, जिसकी लंबाई लगभग 57 मीटर और विंग स्पैन यानी कि इसका जो पंख होता है वो 60 मीटर का था। ये विमान काफी बेहतर माना जाता है, लेकिन अब इस बोइंग कंपनी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कि अमेरिका की एक प्रतिष्ठित कंपनी है विमानन क्षेत्र की। सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो ब्लैक बॉक्स की भूमिका क्या होती है। देखिए, ब्लैक बॉक्स जो होता है इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है, इस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा। क्या वो ब्लैक कलर का ही होता है, तो आप सभी जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है एक प्रकार का, और ये विमान की जो तकनीकी जानकारी होती है उसको जानने के लिए इसको लगाया जाता है। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये एक प्रकार का रिकॉर्डर होता है, एक रिकॉर्ड यूनिट होती है, जिसमें कि विमान के अलग अलग हिस्सों में इसको लगाया जाता है। किस जगह पर लगाया जाता है वो भी आपको पता चलेगा। सामान्य तौर पर जो कॉकपिट होता है, जहां पर पायलट के बैठने की जगह होती है, उस जगह की बातचीत को रिकॉर्ड करने के वजह से जाना जाता है। तो आम धारणा लोगों के बीच में भी यही है कि ये आमतौर पर कॉकपिट में लगाया जाता होगा, लेकिन वास्तव में ये कहाँ लगाया जाता है वो भी आज आपको स्पष्ट कर देंगे। अब टेक ऑफ से लेकर दुर्घटना होने तक की जो विस्तृत जानकारी है उसको जानने के लिए ब्लैक बॉक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, वो बातचीत रिकॉर्ड होती है, वो इंजन की आवाज रिकॉर्ड होती है, वो किस गति में विमान चल रहा था, वो सारी चीजें, तकनीकी जानकारी भी इसके माध्यम से मिलती है। अब देखिए, इस ब्लैक बॉक्स में 2 प्रकार की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ये 2 प्रकार इसमें होते हैं। एक तो होता है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि जो पायलट के बैठने की जगह होती है वहां की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। वहां साथ साथ जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, इंजन की आवाज होती है, क्योंकि अगर इंजन की आवाज में किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है तो ये उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। दूसरा होता है आपका FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये जो होता है ये ऊंचाई, गति, दिशा, उसकी पिच क्या है, उसका रोल क्या है, ऑटो पायलट स्थिति में है कि नहीं, इस प्रकार के 80 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स को रिकॉर्ड करने का काम ये करता है। तो यानी कि 2 मुख्य इसके पार्ट हो गए, एक CVR होगा और दूसरा FDR होगा, और ये दोनों रिकॉर्डिंग का काम अलग अलग पहलुओं के बारे में करते हैं। फिलहाल ब्लैक बॉक्स ऐसा दिखता है, तो आपको उसका रंग जो दिख रहा है, अब आपके मन में, जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वास्तव में दिख तो यह रहा है किसी और रंग का, लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स क्यों बुलाते हैं। तो इसकी भी एक कहानी है, उस पर भी चलते हैं। फिलहाल आप इसको देख लीजिए।
देखिए, ब्लैक बॉक्स के अगर ऐतिहासिक संदर्भ को आप देखेंगे तो 1950 के दशक में, 1953 में वास्तव में एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेविड वॉरेन। यहाँ चित्र में आप इनको देख सकते हैं। इसी समय एक घटना घटित होती है और इन्हीं के द्वारा उस घटना के बाद से इस चीज की आवश्यकता महसूस की गई और इन्होंने ही ब्लैक बॉक्स की जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, उसको विकसित किया था। हुआ क्या कि उन्होंने सबसे पहले जब 1953 में एक BOAC फ्लाइट 783 जो थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वास्तव में ये फ्लाइट क्या थी? ये फ्लाइट जा रही थी आपकी कोलकाता से टेक ऑफ की और ये दिल्ली जा रही थी और मात्र 6 मिनट के बाद ही लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर यह विमान पहुंचा था। लेकिन तभी यह विमान बीच में ही रास्ते में क्रैश हो जाता है। तो उसके बाद इन्होंने, जो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड वॉरेन थे, उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की और 1956 में उन्होंने एक पहला प्रोटोटाइप ARL फ्लाइट मेमोरी यूनिट इसको बनाया। प्रोटोटाइप का मतलब ही होता है कि शुरुआती रूप से कोई भी तकनीकी होती है तो उसका एक प्रारंभिक उत्पाद, एक नमूना, एक मॉडल के तौर पर जिसको कि टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या सुधार के लिए उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, इस उद्देश्य से बनाया जाता है, यानी एकदम शुरुआती मॉडल के रूप में। तो इन्होंने 1956 में एक ARL यानी फ्लाइट मेमोरी यूनिट को बनाया था और 4 घंटे तक की इसमें रिकॉर्डिंग संभव थी। शुरुआत में जब यह बनाया गया तो इसमें 4 घंटे तक की रिकॉर्डिंग हो सकती थी। 1963 में ऑस्ट्रेलिया वो पहली कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश था जिसने कि इस चीज को, ब्लैक बॉक्स को सभी विमानों में लगाना अनिवार्य कर दिया। कानूनी रूप से इसको बाध्य बना दिया गया कि कोई भी विमान होगा तो उसमें ब्लैक बॉक्स जरूर लगाया जाएगा। फिलहाल ये इसका इतिहास है। शुरुआती तौर पर अगर देखें आप तो इस ब्लैक बॉक्स को फिलहाल इस स्थिति में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आप देखें, ये काले रंग के डिब्बे में आपको दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब शुरुआती दौर बनाया गया, इसको जब तैयार किया गया, उस समय ये चारों तरफ इसको पैक कर दिया जाता था। क्यों पैक किया जाता था? क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्ड करने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल किया जाता था। फोटोग्राफिक फिल्म बहुत पहले आप देखेंगे जो कैमरे होते थे जिसमें रील लगाई जाती थी, तो वहां पर क्या होता था, फोटोग्राफिक फिल्म उसमें भी होती थी, उसके अंदर रोशनी प्रवेश न कर जाए इसीलिए उसको चारों तरफ से ब्लैक कलर के आवरण से ढक दिया जाता है। कुछ इसी प्रकार यहां पर भी किया गया। क्योंकि फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है, अगर उसकी हम बात करें तो एक प्लास्टिक की पतली शीट होती है और इस शीट पर प्रकाश संवेदनशील रसायन यानी कि लाइट सेंसिटिव केमिकल्स इस पर लगे होते हैं, इस पतली रील पर लगे होते हैं। और ये क्या करता है, लाइट के संपर्क में आने पर उसका जो इमेज होगा, उसकी जो छवि होगी, उसका जो चित्र होगा, उसको स्थायी रूप से रिकॉर्ड कर लेता है। इसीलिए इस पर अननेसेसरी की जो लाइट है उसको यहां पर जाने से रोका जाता था, इसीलिए इसको ब्लैक कलर के आवरण से ढका जाता था। तो ये ऑडियो वीडियो दोनों को रिकॉर्ड करने का काम करता था। तो यहां पर क्या है, काले डिब्बे में ये रहता था जिससे कि रोशनी इसके अंदर ना जाए। इसीलिए इसके प्रारंभिक स्वरूप को देखते हुए ही जब प्रारंभ में इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता था और आज तक वो नाम चला आ रहा है। हालांकि आजकल जब आप इसका कलर देखेंगे तो वो आपको नारंगी रंग यानी ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। अब ब्राइट ऑरेंज कलर ब्लैक कलर से क्यों फिर ये तब्दील हो गया, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो मलबे फैल जाते हैं। क्योंकि विमान बहुत बड़े होते हैं, विशेष तौर पर अगर यात्री विमान की बात करें तो वो बहुत बड़े होते हैं। ऐसी दशा में अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है विमान तो बहुत सारा मलबा फैल जाता है और उसमें ब्लैक बॉक्स को ढूंढना कठिन होता है। तो इसलिए इसका जो कलर होता है वो ब्राइट ऑरेंज बनाया जाता है ताकि इसमें महत्वपूर्ण जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो सूचना है, उसको लेकर विश्लेषण करके उन तथ्यों को जाना जाए कि विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो इसको आसानी से मलबे में जल्दी ढूंढा जा सके। इसलिए हाई विजिबिलिटी ऑरेंज कलर को अब ब्लैक कलर की जगह यहां पर स्थानांतरित किया गया है और इसको अब इस रंग में यह दिखाई देता है। अब विमान दुर्घटनाओं की जांच में कैसे यह मदद करता है, तो देखिए, जैसा कि शुरू में ही आपको बताया गया था कि इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये क्या करता है, कॉकपिट में जो भी घटनाएं होती हैं, पायलट या को पायलट के बीच में जो भी वार्तालाप होती है, जाहिर तौर पर अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त होने लगता है तो पायलट यथासंभव उसको बचाने की कोशिश करते हैं और उस ड्यूरेशन में जो भी आपस में उनकी बातचीत होती है वो रिकॉर्डिंग भी इसमें हो जाती है, जिससे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो परिस्थितियां हैं उसको अवगत उससे हो सकते हैं। जो अलर्ट्स होते हैं, जो चेतावनियां होती हैं, जो इंजन की आवाजें होती हैं, जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम उस समय वॉइस निकाल रहा होगा, वो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड होंगी। तो कॉकपिट की वॉइस को जानने के लिए CVR सूचना देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पायलट है, अंतिम क्षण में वो कहता है कि इंजन फेल हो गया या वो कहता है स्टॉल वार्निंग आ रही है, तो इन चीजों की कंडीशन में ये क्या होगी, चीजें वहां पर रिकॉर्ड हो जाएंगी। वहीं पर CVR में दर्ज इन आंकड़ों का फिर बाद में विश्लेषण किया जाएगा।
दूसरा है आपका FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के माध्यम से अन्य चीजें भी पता चलती हैं, जिसमें कि विमान का एल्टीट्यूड क्या है, इसके अलावा उसकी गति स्पीड क्या है, उसकी दिशा क्या है, ये सारी चीजें जो अनाउंसमेंट होता रहता है उससे पता चलता है। ऑटो पायलट मोड में आ गया है कि नहीं विमान, विमान का झुकाव, पिच कितना है, रोल कितना है, इंजन की क्या सिचुएशन है, ब्रेकिंग पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें वहां पर आपको पता चल जाती हैं। अगर विमान अचानक से अपनी ऊंचाई खोने लगता है या इंजन का जितना टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको FDR से पता चल जाती हैं। अब देखिए यहां पर दूसरी बात है, ये जब सारी जानकारी, ये सारा डेटा पता चल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, यानी उस डेटा के आधार पर अब उसका विश्लेषण किया जाता है और जो भी रिकॉर्डेड डाटा है उसको मिलाकर जांच एजेंसी के पास जाएगा और फिर जांच एजेंसी उसका एक 3D मॉडल बनाएगी या टाइमलाइन बनाएगी और दुर्घटना के किस चरण में क्या क्या चीजें हुई हैं उस चीज को कनेक्ट करके इस 3D मॉडल का विश्लेषण करके उन तथ्यों पर पहुंचा जाता है कि आखिर में दुर्घटना होने का कारण क्या है। अब यहां पर अगर कोई मानवीय त्रुटि है तो उस मानवीय त्रुटि का पता भी यहां से लगता है ब्लैक बॉक्स के माध्यम से कि वास्तव में उसमें कोई ह्यूमन एरर हुआ है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या तकनीकी खामी आई है। क्या पायलट ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर था यानी कि जो SOP थी उसका पालन किया था, क्या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम असफल हो गया था या कोई अलर्ट मिला था लेकिन पायलट ने उसको नजरअंदाज किया था, ये सारी बातें भी ब्लैक बॉक्स आपको बताता है। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर ये चीजें पता चलती हैं। अब इसमें क्या सुधार और भविष्य की सुरक्षा का भी पता चलता है, तो जी हाँ बिल्कुल चलता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे सेफ्टी रिकमेंडेशंस की बात अगर हम करें तो जब BOAC फ्लाइट 783 जैसी दुर्घटना हुई तो उसके बाद ये पता चला कि जो कॉमेट विमान थे उसके डिजाइन में ही कोई ना कोई खामी थी। तो इसके माध्यम से ये भी पता चलता है तो आने वाले समय में जो भी विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी जो कंपनी होती है उसकी डिजाइन में अगर किसी मूलभूत सुधार की आवश्यकता है तो वो करने का निर्णय ले पाती है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स की जो पुनर्प्राप्ति या विश्लेषण कैसे होता है, मतलब उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, फिर उसके आधार पर कैसे जो सारे रिकॉर्डिंग्स हैं उसको पाने के बाद कैसे चीजें स्पष्ट होती हैं। तो देखिए आमतौर पर 10 से 15 दिन लगते हैं जब डेटा निकाल के उसका विश्लेषण किया जाता है, इसमें टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं होता है। और ब्लैक बॉक्स को विशेष प्रयोगशाला जो होती है, जो क्रैश लैब्स होती हैं, वहां पर जांच इसकी की जाती है और 10-15 दिन की टाइमिंग के बाद वो चीजें सामने आती हैं। अब अगर विमान पानी में गिर जाए तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो पानी में जब विमान गिर जाता है तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक ULB होता है यानी कि अंडर वाटर लोकेटर बीकन होता है। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर ही ये लगा होता है और ये क्या करता है, तो ये पराध्वनिक जो तरंगे हैं, जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल हैं, उसको भेजता रहता है और 30 दिनों तक ये सिग्नल भेजने का काम करता है, जिससे कि पानी के अंदर भी अगर कोई चीज पड़ी हुई है, ये ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो पानी में भी इसको खोजा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो ULB है यानी अंडर वाटर लोकेटर बीकन है, जिसकी सहायता से अल्ट्रासोनिक सिग्नल ये भेजता है, जिससे पानी के अंदर भी इसको जाना जा सकता है कि इसकी स्थिति वहां पर है। अब विमान में ब्लैक बॉक्स का स्थान क्या होता है और इसकी भौतिक बनावट क्या होती है, इस पर भी चर्चा कर लें। तो देखिए इसको ऐसी जगह रखा जाता है, सबसे जो विमान की सुरक्षित जगह होगी वहां पर ही इसको रखा जाता है, ताकि किसी भी कंडीशन में जो इसका सबसे सेफेस्ट प्लेस है वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी कि सेफेस्ट प्लेस भी डिस्ट्रॉय हो जाए। फिलहाल इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये बुरी से बुरी कंडीशन में भी ये क्षतिग्रस्त ना होने पाए। तो देखिए जो टेल सेक्शन होता है यानी कि जो विमान का पिछला हिस्सा होता है, पूंछ का जो भाग होता है, वहां पर ही एक रिकॉर्डिंग यूनिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में इसको रखा जाता है। रिकॉर्डिंग यूनिट वहां पर होती है और बेसिकली केबल के माध्यम से, जो इसके माइक्रोफोन्स हम कह सकते हैं, वो आपके कॉकपिट में होते हैं और जिस जगह पर होना चाहिए वो होते हैं, जिससे कि वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से ये कनेक्ट होते हैं टेल सेक्शन से, और टेल सेक्शन में ही ये रिकॉर्डिंग यूनिट लगी होती है और ये कनेक्ट होती है माइक्रोफोन से कॉकपिट से। वो केबल्स के माध्यम से हो सकती है, अन्य माध्यम से हो सकती है। अब दुर्घटना में चूंकि जो टेल सेक्शन होता है, जो पिछला हिस्सा होता है, उसको सबसे कम नुकसान होता है, इसीलिए इसको वहां पर रखा जाता है। अब ब्लैक बॉक्स की अगर बात करें तो इसका बाहरी हिस्सा स्टील या टाइटेनियम से बनाया जाता है, ताकि जो गर्मी है, ठंडी है, या विशेष जो इंसुलेशन इसको किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर भी ये बर्दाश्त कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो हम कह सकते हैं गहराई पर जाने पर, 20,000 फीट की गहराई तक के भी पानी में अगर चला जाए तो उसके दबाव को भी ये बर्दाश्त कर सके, इसलिए इसको स्टील या टाइटेनियम से इस ब्लैक बॉक्स के बाहरी हिस्से को बनाया जाता है, ताकि ये इन विपरीत परिस्थितियों में भी 1500 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो गया या 20,000 फीट की पानी के दबाव को, अगर 20,000 फीट नीचे जाने पर पानी के दबाव को सहन करना हो तो वो भी ये कर सके। अब यहाँ पर चित्र में और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको FDR की स्थिति यहाँ पर होती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं
CVR की स्थिति होती है। तो टेल सेक्शन में ही इसको यहाँ पर लगाया जाता है, इस चित्र में और स्पष्ट है। इस जगह पर ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक बॉक्स जो कि ऑरेंज कलर का वर्तमान समय में है, यहाँ पर लगाया जाता है। और यहाँ पर जो है इससे कनेक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से। कॉकपिट में इसका माइक्रोफोन लगा होता है ताकि यहाँ की बातचीत को भी ये यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये इसकी सिचुएशन है फिलहाल। आगे बढ़ेंगे और उससे पहले आपको बता दें कि ISGS फाउंडेशन बैच के बारे में लखनऊ शाखा में 16 जून से, इंदौर शाखा में 23 जून से प्रारंभ हो रहा है शाम को 6 बजे से। अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सूचना थी। अंत में बारी हमारी अभ्यास प्रश्न की आती है। अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आपसे अपेक्षित होता है। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, यदि विमान समुद्र में गिर जाए तो ब्लैक बॉक्स कैसे ढूंढा जाता है? सैटेलाइट द्वारा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा, अल्ट्रासोनिक बीकन द्वारा, सिग्नल भेजकर या रडार द्वारा? तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस सवाल का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, पढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।